चलो, तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है शेड्यूल 2। ठीक है, शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि कौन सी चीज़ों को अपन सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और कौन सी चीज़ों को सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं, उसको बाइफरगेट किया हुआ है कि क्या पर्टिकुलर एक्टिविटी जो दी गई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ओके, तो फर्स्ट है अपना ट्रांसफर ऑफ टाइटल। अगर आप कोई भी चीज़ का टाइटल ट्रांसफर कर दे रहे हो, अगर आप कोई भी चीज़ का टाइटल ट्रांसफर कर दे रहे हो, मान लो ये पेन आज मेरा है, मैंने कल को ये आपको दे दिया, मैंने कल को ये आपको सेल कर दिया, आपको इसका टाइटल ट्रांसफर कर दिया। तो अगर कोई भी चीज़ का टाइटल ट्रांसफर होता है बेटा, तो अपन उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई चीज में अनडिवाइडेड राइट या कोई बस एक आधा राइट, मतलब यार आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो या अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स का। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, चार रूममेट्स थे, चार रूममेट्स ने 500 रुपए कलेक्ट करके एक हीटर लिया था। ठीक है, तो चौथा रूममेट रूम छोड़ के जा रहा है, तो उसने क्या किया, अपने वाले हीटर का पार्ट जो 500 रुपए उसने कॉन्ट्रीब्यूट किए थे ना, वो नए रूम आने वाले रूममेट से ले खरीद लिए, मतलब वो नए वाले रूममेट को बेच दिया था उसने, जो आने वाला रूममेट है, कि भाई आज से तू ये हीटर यूज कर सकता है, लेकिन तेरे को इसका अनडिवाइडेड शेयर खरीदना पड़ेगा। तो अनडिवाइडेड शेयर खरीदने का मतलब है कि आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो। ख्याल रखना कभी ये वर्ड आ गया अनडिवाइडेड शेयर, अनडिवाइडेड शेयर किसी ने भेजा या राइट भेजा मतलब बस राइट दिया है। जैसे मान लो मैंने किसी को बस यूज करने का राइट दिया है मेरी चीज, ठीक है, उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। मैंने पूरा पूरा गुड्स ट्रांसफर नहीं किया उसको, मैंने बस एक राइट ट्रांसफर किया उसको कि यू कैन यूज दिस गुड। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि अगर टाइटल फ्यूचर डेट में कभी ट्रांसफर हो रहा है, मान लो ये आज की डेट है, मैंने बोला कि आपका फ्यूचर डेट में टाइटल ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस केस में अपन हायर परचेस वाले ट्रांजेक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं कि अपन ने कोई चीज बेच दिया हायर परचेस पे, मतलब आप मुझे किस्तें चुकाओगे चीजों की, और लास्ट किस्त जब आप चुकाओगे तब आपको गुड्स का टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। एकदम सिंपल है। लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर कोई लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस, ऐसा कुछ अगर आपने लैंड का दिया है तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ठीक है, सेम बिल्डिंग का अगर ऐसा कुछ दिया है तो भी अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही बोलेंगे, चाहे वो रेसिडेंशियल हो कमर्शियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या क्या अपन ने लीज पे दिया, रेंट पे दिया, या अपन ने मतलब टेनेंसी राइट दिया उसको, सब एक या मतलब सिमिलर चीज है। ठीक है, तीसरा था कि आपने किसी और के गुड्स पे कुछ प्रोसेस किया, आपने किसी और के गुड्स पे कुछ प्रोसेस किया। क्या मतलब है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मान लो आप कपड़े बना रहे हो, आपकी 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 क्लोथ्स बनाने की फैक्ट्री है, और आप लोग क्या करते हो, क्लोथ्स बना बना के किसी दूसरी फैक्ट्री में देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप उसको डाई कर सको। और वो जो दूसरी फैक्ट्री है वो आपको डाई करने की सर्विसेज दे रही है, डाई मतलब आपको उसको कलर करने की सर्विस दे रही है कपड़ों पे। ठीक है, तो उस सर्विस को अपन किसी और के गुड्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसी और के गुड्स पे कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको अपन जॉब वर्क बोलते हैं, और उसको अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ असेट, परमानेंट ट्रांसफर हो गया। ठीक है, या पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया कोई बिजनेस एसेट, या तो परमानेंट ट्रांसफर हो गया, या बिजनेस यूज के लिए आपने या पर्सनल यूज के लिए आपने ले लिया कोई पर्सनल एसेट, आप सॉरी एक सेकंड, कोई बिजनेस एसेट या आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, या आपने पर्सनल यूज के लिए आपने खुद के लिए रख लिया वो, तो उसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे। ठीक है, लेकिन आपने परमानेंटली नहीं दिया, बस थोड़े टाइम के लिए दिया, या तो प्राइवेटली थोड़े टाइम के लिए यूज करो, या प्राइवेटली किसी को यूज करने के लिए दिया, तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। मान लो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मैं इस पर रिकॉर्डिंग करती हूँ, वैसे मेरा ये बिजनेस के लिए यूज होता है ये लैपटॉप, लेकिन मैं अगर इसको लेकिन मैं अगर इसको पर्सनल यूज के लिए निकालू, मान लो मैं लैपटॉप ले लूँ क्योंकि मुझे मूवी देखना है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, मान लेंगे कि मैंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज गया लैपटॉप रेंट आउट करने का, ऐसी कोई। ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली इसका जीएसटी से रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, अपन सप्लाई मान के उसका जीएसटी चार्ज कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने को प्रोविजंस है ठीक है, आपने पूरा के पूरा बिजनेस ही अगर ट्रांसफर कर दिया, पूरा के पूरा अगर आपने बिजनेस ही ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो अपन उसको मानेंगे कि, या तो फिर आपने बंद कर दिया पूरा बिजनेस, तो अपन उसको मानेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया है। अगर आपने कोई भी बिजनेस बंद कर दिया तो उसका एक्सेप्शन क्या है कि आपने एज अ गोइंग कंसर्न उसको ट्रांसफर किया, एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया है, मतलब
कि आगे वो बिजनेस कोई और चला रहा है, या तो आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया वो चलाने के लिए, मतलब आप बूढ़े हो चुके हो मान लो, तो आपने आपके बेटे को दे दिया चलाने के लिए, तो इस केस में अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मान। ठीक है, नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपन ने देख लिया, सर्विसेज है, रिलीजियस प्लेस का रेंट कर रहे हैं अपन लोग, हर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसका रेंट हो रहा है अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे। मान लो कि प्रॉपर्टी वो वेडिंग के लिए दे रहे हो या और भी कोई चीज़ों के लिए दे रहे हो, अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रेंट पे दे रहे हो, उसको अपन सबको मान लेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज से। ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एकदम इजी, आपको ख्याल में रखना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा ख्याल रखना। देखो, मान लो ये एक टाइमलाइन है। ठीक है, अभी 1/4/24 मान लो आपका कंस्ट्रक्शन इनिशिएट हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इनिशिएट हो गया। अभी 31/3/25 कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, और आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी 2/4/25 यहाँ पे आपको मिल गया फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। ठीक है, अभी इन दोनों में से पहली डेट कौन सी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट पहली है। अभी अगर इसके पहले मतलब इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपको कोई भी कंसिडरेशन मिला होगा, ठीक है, तो उसको अपन मान लेंगे कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, अगर यहाँ मिला होगा तो ये दोनों डेट के बीच में मिला होगा तो भी अपन सप्लाई नहीं मानते, नॉट अ सप्लाई। इसके बाद में मिला होगा तो नॉट अ सप्लाई। ठीक है बेटा, इजी है। ठीक है, अपने को देखना है कि दोनों में से पहले क्या हुआ है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दोनों में से जो भी पहले मिला है उससे पहले उन दोनों में से जो भी पहले मिला है उससे पहले जो भी मिला होगा उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, उससे बाद में जो भी हुआ होगा उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। एकदम सिंपल है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो आप, या यूज करने का राइट दे रहे हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, जैसे कि पेटेंट ट्रांसफर करना। ठीक है, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सर्विसेज दे दी, उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, अपन इसको डिटेल में नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, किसी को राइट टू यूज दे देना कोई गुड्स का, उसको भी अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई को अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाईज होते हैं जहाँ पे मटेरियल प्लस लेबर दोनों दिया जाते हैं, लेकिन मतलब उसको मानते हैं कि अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि उसमें सर्विस का ये ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन आए थे, जैसे कि टेनेंसी राइट या पकड़ी सिस्टम अपन जो बोलते हैं। टेनेंसी राइट क्या होता है बेटा, सपोज मान लो मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये टेनेंट रहता है। ठीक है, ये टेनेंट मेरे को आके बोलता है कि आप प्लीज उसके टेनेंसी राइट मेरे को दे दो। टेनेंसी राइट दे दो मतलब ये ऐसे ऐसे राइट है कि यहाँ पे मैं रह सकता हूँ या मैं किसी को रहने दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको टेनेंसी राइट सेल कर दी, तो मैंने जो इसको टेनेंसी राइट सेल किया ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब ये आगे जाके टेनेंसी राइट सेल कर देगा, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, अभी ये रेंट दे रहा है वो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, अपन ने देखा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर कोई भी रेंट लेट आउट ऐसा कुछ करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, लेकिन ये टेनेंसी राइट भी अगर कोई सेल परचेस कर रहा है वो भी अपना सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कवर है। ठीक है, एग्रीइंग टू रिफ्रेंडर एक्ट, यहाँ पे साइड में आप लिख लो रिफ्रेंडर एक्ट मतलब कुछ नहीं करने के लिए पैसा देना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि मेरा आर्टिकल है, ठीक है, मेरा आर्टिकल है, मैंने उसको पैसे दिए कि भाई तू इस सिटी में 2 साल तक की प्रैक्टिस मत कर। ठीक है, वो मेरे सिटी के सारे क्लाइंट्स को जानता है, वो यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स आके चुरा लेगा, इसलिए मैंने उसको पैसे दिए कि भाई तू इस सिटी में ना 2 साल मुझे दिख मत जाइयो प्रैक्टिस में। ठीक है, तो अब ऐसी वो मुझे सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए मैं कंसिडरेशन दे रही हूँ। ठीक है, मैंने बोला था जिसके जब से पैसा जाता है वो रेसिपिएंट हो गया सर्विस का, वो मुझे सर्विस दे रहा है, मैं उसको कंसिडरेशन दे रही हूँ, कुछ नहीं करना भी सर्विस देना हो गया। ठीक है,
एक वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल लिया था अपन ने, मेरा घर है, बाजू में बिल्डर अपना एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बिल्डर ने 10 फ्लोर का प्रोजेक्ट लाया, मैंने बोला अरे मेरे घर में सनलाइट नहीं आएगी भाई, मत बनाइए 4-5 फ्लोर, उसके लिए मैंने उसको पैसा दे दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करने के लिए मैं उसको पैसा दे रही हूँ, ये भी काय में आ जाएगा, अपना सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा। सिंपल है बेटा, एकदम ईजी है, मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ बस, ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहो, आपका फास्ट रिविजन हो जाएगा, ठीक है। टॉलरेट एंड एक्ट, टॉलरेट, कुछ टॉलरेट करने के लिए पैसे देना। जैसे मान लो मेरा सुपरमार्केट है, आगे ना एक हाथगड़ी वाला अपनी सब्जियां बेच रहा है, मैंने उसको हटाने का कोशिश किया, वो बोले अरे साहब ऐसे मत करो, मेरा ना यहाँ पे मस्त धंधा चलता है, सारे सुपरमार्केट वाले यहाँ से सब्जियां खरीद के जाते हैं, तो बोले ठीक है मैं फ्री में नहीं करने दूंगा, मुझे कुछ पैसे दे इसके बदले में। अब उसको मैं टॉलरेट कर रही हूँ, उसके बदले वो मुझे पैसे दे रहा है, ठीक है। तो सर्विस रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट कौन है, वो सर प्रोवाइडर कौन है, मैं, ठीक है। कुछ टॉलरेट करने के लिए पैसे देना, उसको भी अपन क्या बोलेंगे कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और कुछ करने के लिए पैसे देना, कुछ करने के लिए पैसे देना, मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने एक उनके मतलब सोसाइटी के पास में एक फैक्ट्री बन गई जहाँ से बहुत पॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो उन्होंने सबने मिलकर पैसे कलेक्ट करके फैक्ट्री को पैसे दिए कि भाई आप जीरो इमिशन मशीन लगाओ, भले ही वो गवर्नमेंट ने उनको कंपल्शन नहीं कराया वो मशीन का, लेकिन अपना रेसिडेंशियल सोसाइटी ने उनको उसके लिए पैसे दिए, तो कुछ करने के लिए पैसे देना, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। इसमें देखना क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो सकता है, ओरल या रिटर्न कुछ भी हो सकता है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कुछ भी, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए और कंसिडरेशन इंक्लूड होना चाहिए, तो चीजें हुई तो ये इसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन आ जाते हैं अपना शेड्यूल 3 पर। शेड्यूल 3 बोलता है कि क्या क्या अपन लोग निगेटिव लिस्ट मानेंगे, या निगेटिव लिस्ट से बोलने से अच्छा अपन बोलेंगे कि ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को उसकी सर्विस कैपेसिटी में जो भी सर्विसेज देता है वो सब कुछ जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, ठीक है। मैंने बोल दिया था बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि पैसे सर्विस प्रोवाइडर मतलब एम्प्लॉयर पैसे देगा, फिर एम्प्लॉय जाके उसका जीएसटी जमा करेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और हर क्लास के लोग एम्प्लॉयज है, टॉप मतलब टॉप क्लास के लोग भी है, लोअर क्लास के लोग भी है, मतलब लोअर क्लास मतलब मैं इनकम से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इसमें अपन ने एक दो चीजें देखी थी कि अगर कोई प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, सबसे पहले अपन ने देखा था जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उसको भी अपन उसको भी एम्प्लॉयर मानेंगे, ठीक है, कि आपको डेली उसका मतलब आप दिन की दिहाड़ी उसको डेली चुका रहे हो, ठीक है। कोई कैजुअल वर्कर है, आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी को हायर किया हुआ है, ठीक है, कैजुअल वर्कर है वो आपका, उसको फिर भी अपन उसको एम्प्लॉय मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे अगर आप हायर कर रहे हो, मतलब आपने किसी को लाइक आपने आपका एजेंट रख लिया, ठीक है, मतलब आप ऐसे काम करवा रहे हो उससे, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसको अपन एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, ठीक है। अभी आपने नॉन कम्पीट एग्रीमेंट ज्वाइन क्या बोलते नॉन कम्पीटिंग बिजनेस ज्वाइन करने के लिए किसी एम्प्लॉय का आपके पैसे दे दिए, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी से बाहर है, ठीक है। उसके बाद में कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो भी सर्विसेज देते हैं वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, ठीक है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पंचायत लोकल अथॉरिटीज, मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटीज लोकल अथॉरिटीज, ये सबके मेंबर्स है, उन लोग भी उन लोग के काम पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, वो लोग जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, गवर्नर है, ये सब लोग भी है, उन लोग पे भी वो लोग को भी जो भी गवर्नमेंट पैसा पे कर रही है और वो लोग जो भी उनके उस पोजीशन में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अपन जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, ठीक है। या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी की कोई भी बॉडी है उसके लिए मेंबर डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है जो एम्प्लॉय नहीं है, चेयरमैन मेंबर डायरेक्टर कुछ भी अपॉइंट किया हुआ है, जो एम्प्लॉय तो नहीं कहला रहा है उसका, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बोला है उसको जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखना, ठीक है। उसके बाद मरने के बाद की जो भी सर्विसेज है, फ्यूनरल ब्यूरल, अपना मॉर्चुरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ये सब कुछ जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, ठीक है। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। सेल ऑफ बिल्डिंग बस वो ऊपर वाला जो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर से पहले अगर कोई कंसिडरेशन लिया हुआ होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, बाकी सब कुछ सप्लाई के बाहर है, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम सारे के सारे सप्लाई से बाहर है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ये वाले इंक्लूड है। अपन ने गुड्स का डेफिनेशन में भी देखा था कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को अपन गुड्स मानते हैं, ये सबको अपन गुड्स मानेंगे ना, ठीक है। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो, ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग, ठीक है, ये 6 चीजें। उसके अलावा सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम्स अपन बोलेंगे कि
जीएसटी के एम्बिट से बाहर। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब ऐसे क्लेम्स जिसके लिए आप एक्शंस ले सकते हो। इंश्योरेंस हो गया, इसको अपन एक क्लेम बोलेंगे। आपके डेटर्स है, आप कौन से क्लेम लेना है, आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। ठीक है, अपने यहाँ पे शेड्यूल 3 भी खत्म होता है। उसके बाद में नोटिफिकेशन से कुछ नोटिफिकेशन से बोला था कि इसको भी अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। जैसे कि फर्स्ट था कि अगर कोई मतलब पंचायत कोई एक्टिविटी कर रही है या म्यूनसिपैलिटी कोई एक्टिविटी कर रही है आर्टिकल 243 जी या 243 डब्ल्यू के अंडर में, तो उसको अपन ना सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। जैसे कि पानी सप्लाई करना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, ये सब चीज़ें अगर गवर्नमेंट कर रही है ये सब चीज़ें, तो उसको अपन ना सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ड्रेनेज क्लियर करना, कचरा ले जाना, बहुत सारी सर्विसेज देती है अपने को ये सब कुछ। ठीक है, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लाइसेंस ये भी जीएसटी के एम्बिट से बाहर करा हुआ है। अल्कोहलिक लाइसेंस आपको अगर लेकर शॉप खोलनी है तो आपको उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। अभी ये सब कुछ भी गवर्नमेंट ने जीएसटी के बाहर करा है, इसको ना सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। लेकिन अगर उसके अलावा अल्कोहलिक लिकर के अलावा अगर कोई और लाइसेंस ले रहे हो तो वो सप्लाई के एम्बिट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बोला था कि इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब देखो आप मेरा राजस्थान में एक यूनिट है, एक महाराष्ट्र में यूनिट है। राजस्थान के यूनिट में महाराष्ट्र के यूनिट से कुछ सामान जा रहा है। ठीक है, अब ये सामान जा रहा है, ये तो आपको पता है डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सप्लाई में आ जाएगा। अभी सामान के साथ साथ में ट्रक भी ले जा रहा है, वो सामान ट्रक भी मेरा बिजनेस असेट है, ट्रक वो सामान लेके जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ये जो कन्वेंस जा रहा है ना, इसका बार बार जीएसटी आप लोग उलट पुलट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जा रहा है वापिस आ जाएगा ये कन्वेंस। तो ठीक है, तो अपन इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। तो कोई कन्वेंस या रिग्स या स्पेयर पार्ट्स जा रहे हैं साथ में, मतलब रिग्स मतलब टूल्स रिग्स ये सब कुछ भी जा रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स जा रहे हैं ट्रक के साथ में, तो उसको अपन जीएसटी से बाहर रखेंगे। अनटिल अनलेस कि ये खुद ही सप्लाई होने नहीं जा रहा है। मतलब मान लो आप लोग ट्रक की सेल करते हो। ठीक है, तो आपने आपका एक यूनिट पे ट्रक्स मतलब मान लो कि आपके पास शॉर्टेज है, तो आपने दूसरी जगह से मंगवा ली। अब ये खुद ट्रक ही गुड्स है, ये खुद ही सप्लाई होने वाले, तो इस केस में अपन उसको सप्लाई ही मानेंगे। ये एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे गया, उसको भी सिंपल है। उसके अंदर अपने टैक्सेबल पर्सन देखा था। टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है या रजिस्टर्ड है, अपन उसको टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। ठीक है, और टैक्सेबल सप्लाई क्या है? ऐसा सप्लाई जिस पर टैक्स लग सकता है। जैसे मान लो आपका गुड्स मतलब आप होली एग्जाम गुड्स नहीं बेच रहे हो, आप नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं बेच रहे हो। नॉन टैक्सेबल गुड्स कौन कौन से? अल्कोहलिक लिकर है, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, डीजल है, नेचुरल एविएशन फ्यूल है, नेचुरल पेट्रोलियम्स, वो सब कुछ है। ठीक है, ये सब कुछ सप्लाई से बाहर है, मतलब इसको नॉन टैक्सेबल है। एग्जाम गुड्स नहीं बेच रहे हो, मतलब दूध डेयरी प्रोडक्ट्स आप नहीं बेच रहे हो, ये सब कुछ जीएसटी के बाहर है। या तो नील रेटेड ऐसे गुड्स जिस पे टैक्स 0% है, इस सबको अपन क्या बोलेंगे? एग्जाम सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे होंगे तो आपको टैक्सेबल तो सप्लाई बोलेंगे, उसको टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे अपन। क्लियर है? इसके बाद में आता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होता है कि आपके आपके दो या दो से ज्यादा गुड्स आपने साथ में बिक रहे हैं, लेकिन वो साथ में कैसे बिक रहे हैं कि एक बंडल उसका वो नेचुरली बंडल्ड है साथ में। ठीक है, जैसे मान लो लैपटॉप विद लैपटॉप बैग, मैंने आपको बताया था कि मैंने डेल का लैपटॉप लिया, मेरे पास में डेल की बैग आ जाएगी। ऐसे स्पेशली मैं डेल की बैग खरीदने नहीं जाऊंगी। कार विद वारंटी, गुड्स सर्विसेज, गुड्स ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, उसको अपन कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। कंपोजिट सप्लाई पे जीएसटी रेट काय का लगता है? प्रिंसिपल सप्लाई का लगता है। ठीक है, नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए। नेचुरली बंडल्ड कैसे कैसे देखेंगे अपन? या तो कंज्यूमर का परसेप्शन ऐसा है कि नेचुरली बंडल मतलब ये साथ में ही मिलेगा करके, ऐसे दो चार चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में एडवर्टाइज होता है। ये एलिमेंट्स ऐसे जो अलग अलग नहीं बेच सकते। मैंने आपको एग्जांपल दिया था फोन और फोन की बैटरीज, पहले जो फोन थे उसमें से बैटरीज निकलती थी। ठीक है, इसको अलग अलग करके नहीं बेच सकते, उसको साथ में ही बेचना पड़ता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था कि कौन सी प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। मतलब कुछ उन्होंने एक सर्कुलर रिलीज किया था
इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या मानेंगे अपन, ऐसा उन्होंने पूछा। तो सबसे पहले प्रिंटिंग इंडस्ट्री वाला मैंने आपको एकदम सिंपल बताया था। अगर कंटेंट इंपॉर्टेंट है, मान लो मेरी बुक छप रही है, मतलब उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, उसके पेज की क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बात है। तो उस केस में जो सप्लाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है। और मान लो मैं एनवलप छपवा रही हूँ या मैं टिश्यू पेपर्स छपवा रही हूँ, ठीक है, फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज, या मैं एनवलप छपवा रही हूँ मेरे नाम के, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उसकी टिश्यू की क्वालिटी की, एनवलप की क्वालिटी का उसमें ज्यादा प्राइस इंक्लूडेड रहेगा, तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। मेरा लोगो तो क्या उतनी सी चीज है उसमें, बाकी प्राइस उसका खुद की चीज का प्राइस है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है या फिर चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे इसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है, पेज थोड़ा छोटा मोटा चल जाएगा आपको डिफरेंस। फिर हॉस्पिटल में अगर पेशेंट को फूड सप्लाई कर रहे हैं तो अपन बोल देंगे कि वो कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को फूड सप्लाई करते ही उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने जैसा रिकमेंड किया है उसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जम्प्ट है तो वो फूड सप्लाई करना भी एग्जम्प्ट ही रहेगा। लेकिन 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 अगर हॉस्पिटल पेशेंट्स के साथ साथ में उसके रिलेटिव्स को भी फूड सप्लाई कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। वो लोग तो कहीं बाहर जाके खा सकते हैं, भाई लोग रेस्टोरेंट नहीं खोल रखा है हॉस्पिटल वालों ने। और अगर वो लोग भी फूड सप्लाई कर रहे हैं तो अपन मान लेंगे कि हॉस्पिटल वाले रेस्टोरेंट बिजनेस ही चला रहे हैं हेल्थ केयर के आड़ में, और अपन इसको टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। बस बॉडी बिल्डिंग, ये भी अपन ने देख लिया था कि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे अलग अलग रहेंगे। मतलब मान लो छोटा सा कोई गुड्स है और सर्विसेज अगर प्रीडोमिनेंट है तो अपन सर्विस मानेंगे, या तो कोई पार्ट चेंज करना ही बड़ा चीज है मतलब, और सर्विसेज छोटी मोटी थी तो अपन उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, ठीक है। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, आपके पास में पुराना टायर है, आप उसको रबर लगवा रहे हो, ठीक है, उसको अपन बोल देंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। आपका खुद का टायर है, आप रबर लगवा रहे हो, ठीक है। या आप खरीदना है, रीट्रेटेड टायर है, आप खरीदना है कि जो ऑलरेडी रीट्रेड हुए हैं वो टायर आप खरीदना है, तो उसको बोल देंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। रेस्टोरेंट में, होटल, सॉरी, सिनेमा हॉल में मतलब पॉपकॉर्न और ये सब कुछ, या पॉपकॉर्न सैंडविच ये सब चीजें जो बिकती है वो वाली चीजें। बेटा आप सबको पता है कि अगर मैंने यहाँ से, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं बुक माई शो पे मेरी मूवी टिकट बुक करी हूँ, ठीक है, मूवी के साथ में मैंने मील ऐड साथ में ही कर लिया, ठीक है। अगर मैं ये दोनों चीजें साथ में ऐड कर देती हूँ तो इसको अपन कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग से मेरे को मिलेगा नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ मील खरीदने नहीं जा सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं मूवी टिकट्स खरीदती हूँ तभी मेरे को मील का ऑप्शन वो नीचे दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में अगर मैंने साथ में बुक करा लिया दोनों भी चीजें तो उसको अपन कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे, और सिनेमा वाले इसको अपन प्रिंसिपल सप्लाई बोलेंगे, और रेस्टोरेंट को अपन सेकेंडरी बोलेंगे, और इसका सिनेमा टिकट्स का मुझे जीएसटी लग जाएगा दोनों चीज पे। लेकिन अगर मैं मूवी हॉल में थिएटर में गई, ठीक है, मैं मूवी देखने लगी, अब मैं इंटरवल में आके बाहर से कुछ खरीद रही हूँ, ठीक है, तो अब मैंने साथ में नहीं ली सर्विसेज, अलग अलग ली, तो उस केस में उसको रेस्टोरेंट ट्रीट करेंगे और उस पर उस हिसाब से जीएसटी लगेगा, ठीक है। मिक्स सप्लाई, दो से ज्यादा सप्लाई, दो या दो से ज्यादा चीजें साथ में सप्लाई कर रहे हैं जबरदस्ती बंडल करके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अपन ने दिवाली पे एक ये ले लिया, हैम्पर ले लिया, जिसमें चॉकलेट, स्वीट्स, पटाखे, बहुत कुछ चीजें, सब कुछ चीजें गिफ्ट से, ठीक है। अब इसके से मानेंगे अपन कि ये मिक्स सप्लाई है और इसका सबसे हाईएस्ट रेट जो भी है उसका अपने को जीएसटी लग जाएगा। लेकिन मिक्स सप्लाई कब मानेंगे, जब ये सिंगल प्राइस के लिए बिक रहा होगा, ठीक है। मान लो आपको अलग अलग प्राइस नहीं पता कंपोनेंट की, अलग अलग प्राइस, अलग अलग आपको पता नहीं है कंपोनेंट की, तो जो एक सिंगल प्राइस के लिए सब कुछ सप्लाई हो रहा है और इस पे जीएसटी लगेगा, जो सबसे हाईएस्ट रेट का है उस चीज का इस पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन जैसे मान लो आपने डीमार्ट से 10 चीजें खरीद ली, ठीक है, अब डीमार्ट पे से एक जीएसटी रेट नहीं लगेगा आपको, डीमार्ट पे हर एक इसका अलग अलग जीएसटी रेट आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको रिवीजन में बहुत मजा आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।